में जो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ली चैटलर प्रिंसिपल। तो देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो किसी भी रिएक्शन के लिए जो सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है वो क्या होता है, के इक्विलिब्रियम। तो अगर के इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा सो दैट कि फिर से वो क्या अचीव कर ले, इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग कहते हैं, ये आपने रिएक्शन कोशेंट वाले पार्ट में भी देखा होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लो कोई एक रिएक्शन है और ये ए है और ये क्या है, बी है, मतलब रिएक्शन है, और ये इसका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो इसका जो रिलेशन है वो हम लोग किससे करते हैं, क्यूसी से करते हैं, दैट इज रिएक्शन कोशेंट से। तो मान लो कि देखो तीन केसेस के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो ये क्यू ये है, पहला अगर क्या है कि क्यू जो है वो क्या है, लेस देन के इक्विलिब्रियम है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो के इक्विलिब्रियम से क्या है, कम है। तो कम है तो ये जो के इक्विलिब्रियम है ये इस तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि ये इसका क्या है, सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर किसी भी पेशेंट की अगर बात करते हैं तो या किसी भी पर्सन का, तो 120/80 जो बीपी होता है वो उसका क्या होता है, सबसे मोस्ट स्टेबल बीपी है। तो अगर मान लो किसी पेशेंट का बीपी क्या है, लो है, 60 है, 70 है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, सो दैट कि उसकी बीपी को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। अगर वही चीज़ अगर हम बात करते हैं कि किसी का बीपी क्या है, 130 है, 140 है, तो इसका मतलब है कि हाई बीपी है, उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, लो करने का। मतलब सभी कहाँ पर आना चाह रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर आना चाह रहे हैं। ये भी वही कहना चाह रहा है कि अगर Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से कम है तो क्या होगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना का चाहेगा सो दैट कि क्या अचीव कर ले, के इक्विलिब्रियम को। तो उसको इस कहने का मतलब है कि इस केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। मान लो कि ये इधर की तरफ बढ़ते गया और के इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके कहाँ चला गया, उससे आगे निकल गया। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो Q इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम, और उससे अगर ये आगे निकल जाएगा तो अब ये किस डायरेक्शन में आना चाहेगा, बैकवर्ड। तो इस केस में कौन सा रिएक्शन होता है, बैकवर्ड। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं ली चैटलर प्रिंसिपल में कि इफ यू डिस्टर्ब द के इक्विलिब्रियम बाय चेंजिंग द प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, कंसेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये तो इस अदर चीजें, देन द रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन सो दैट इट विल अचीव इक्विलिब्रियम वंस अगेन। ठीक है, तो ली चैटलर प्रिंसिपल देखो कहना क्या चाह रहा, लिखो इसको, है ना, कि इफ वी डिस्टर्ब the equilibrium by changing pressure, temperature, concentration, है ना, addition of inert gases, कैटलिस्ट, एटसेट्रा। ठीक है, अगर डिस्टर्ब करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा कि फिर से वो क्या अचीव कर ले, के इक्विलिब्रियम को। देन द रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन so that it will get the equilibrium once again। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है किसी भी रिएक्शन का क्या होता है, बोलो, मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट है, मतलब वो कभी भी उसी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेगा, समझे। इसलिए देखो कि बहुत बार कहते हैं कि अगर मान लो किसी आदमी को फाइनेंशियल लॉस हो जाए तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है, मनी सेविंग का होता है, सो दैट कि फिर से वहां पहुंच जाए। किसी आदमी को मतलब एड्रप्ट क्या हो जाए, बहुत सारे पैसा मिल जाए, तो उसकी जो नेचर हो जाता है वो कैसा होता है, पैसे कंज्यूम करने का होता है। तो मतलब वो कहाँ पे आना चाह रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर आना चाह रहे हैं। क्या ये चीज़ें क्लियर है। अब है कि एक्सटर्नल पैरामीटर कैसे इसको चेंज करता है, उन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का। फर्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो जैसे कि अगर मान लिया जाए कि कोई एक रिएक्शन है
जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए से किधर की तरफ जा रहा है, मान लो ए नहीं, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट लेते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये रिएक्टेंट से किधर की तरफ जा रहा है, ये प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है और इसका अपना एक के इक्विलिब्रियम है। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है, फिर उसके बाद हम क्या करें कि इसके कंसेंट्रेशन में चेंज लाने की कोशिश करें कि चेंज लाते हैं तो किस प्रकार के चेंजेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हम लोग बात करें कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो अगर मान लो कि हम एक काम करते हैं कि इस केस के लिए इसका अगर QC लिखते हैं, तो QC देखो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। QC इज बेसिकली रिएक्शन कोसेंट विच इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द रिएक्शन, मतलब थ्रू आउट द रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, दैट इज एट द इक्विलिब्रियम, बिफोर द इक्विलिब्रियम, आफ्टर द इक्विलिब्रियम। इसको हम एग्जांपल में कहते हैं कि एज लाइक क्या होता है, LIC की तरह होता है ये। तो यहाँ पर QC जो है वो होता क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम ऐसा काम करते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या करें, इंक्रीज कर दें। मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है और हम क्या कर रहे हैं, कुछ रिएक्टेंट को ऐड करते हैं। तो रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो ये डिनोमिनेटर में है, तो QC क्या हो जाएगा, तो रिएक्टेंट ऐड करने पर QC क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। तो QC कम किससे ले हो जाएगा, KC से। तो फिर ये किसकी तरफ बढ़ना चाहेगा, तो ये क्या किस प्रकार का रिएक्शन होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या करें, इंक्रीज कर दे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। मान लो कि ऐसा एक काम करते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं। तो अगर रिएक्शन के कंसंट्रेशन को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पर इसका QC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो इसको हम क्या करें, कम करें तो QC बढ़ जा रहा है। तो QC अगर बढ़ जाएगा तो QC किससे आगे निकल जाएगा बताओ, KC से। तो किस प्रकार रिएक्शन हो जाएगा, बैकवर्ड, वो उससे आगे निकल चुका, वापस आना चाहेगा, तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। मान लो अब हम प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं कि एक काम करते हैं, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट बना, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, ये इस तरीके से देखें तो QC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट को अगर बढ़ाते हैं तो QC भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। QC किससे आगे निकल जाएगा, KC से, के इक्विलिब्रियम से। तो किस प्रकार के रिएक्शन हो जाएगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को क्या करें, डिक्रीज करें, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो QC भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। QC किससे कम हो जाएगा, KC से। तो किस तरीके का रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या ध्यान देना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड में जाना हमारा एम थोड़ी रहता है कभी कि रिएक्शन किधर की तरफ जाए, बैकवर्ड। हम हमेशा क्या चाहते हैं, फॉरवर्ड की तरफ जाए। तो ये इसी तरीके से फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे इस QC के हेल्प से बात कर रहे हैं। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन भी हम तुमको समझा सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी सीख सकते हो कि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि अगर वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो उसके कंसंट्रेशन क्या होते हैं, कांस्टेंट होता है। मतलब अगर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो R कांस्टेंट होना चाह रहा है, ये प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, इसके कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाह रहा है। तो अगर हम रिएक्टेंट को बढ़ा दें, ऐड कर दें, तो इसके कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या करना चाहेगा, अपने आप को कंज्यूम करना चाहेगा, ये कम करना चाहेगा क्योंकि बढ़ चुका है। तो कम कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। मान लो कि नेक्स्ट केस में रिएक्टेंट कम कर दिया, मान लो ये बना और इसको हम बनते हुए रिमूव कर दिया कुछ, अब ये रिमूव हो गया तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम, बट इक्विलिब्रियम में क्या रहता है, कांस्टेंट। तो क्या होगा, प्रोडक्ट इसको बनाने में लग जाएगा तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड। ये भी एक तरीका है। फिर देखो कि प्रोडक्ट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं तो ये बढ़ जाएगा। अब ये चाहेगा कि अपने कंसंट्रेशन को कम करें, ये कम कैसे होगा, जब ये कंज्यूम होगा, मतलब ये किधर की तरफ आने लगेगा, ये बैकवर्ड आने लगेगा। समझे इस बात को। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को अगर कम कर दे, तो कम कर देंगे तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, दैट इज रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट टाइम टू टाइम। तो ये क्या होगा, अब रिएक्टेंट इसको बनाने में लग जाएगा, रिएक्टेंट बनाने में लग जाएगा तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो हमें लगता है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सेकेंड वन लिखे ना, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, ठीक है। मतलब ये, और ये बेसिकली एप्लीकेबल किसके लिए होगा, गैसियस कंपोनेंट के लिए, क्योंकि प्रेशर वाला टर्म किसके लिए आएगा,
गैसेस कंपोनेंट के लिए। तो अगर प्रेशर में चेंज लाते हैं तो किस प्रकार के चेंज होंगे उसमें, तो यहाँ पर हम लोग अब सीखना पड़ेगा हम लोग को सारी चीज़ें। तो पिछले बार की तरह ही हम लोग यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे जहाँ पर रिएक्टेंट से किधर की तरफ जा रहा है, ये प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। अब इस केस में हम लोग एक एक छोटी छोटी चीज़ देखेंगे, जैसे अब प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन है कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पहला ये जो चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए पढ़ते हैं। अगर मान लो कि वॉल्यूम वेरिएबल होगा, है ना, तो ये ध्यान में रखना कि अगर इफ वॉल्यूम इज वेरिएबल, इस केस में अगर मान लो कि कभी वॉल्यूम जो है वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो प्रेशर का जो इफेक्ट होगा उसको नलीफाई कौन कर देगा, वॉल्यूम। मतलब प्रेशर बढ़ाएं तो रिएक्शन पर असर ना होकर के किस पर असर हो गया, वॉल्यूम पर। तो बेसिकली इस केस में हम लोग क्या कहते हैं, सीधे कहते हैं नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्या हो जाएगा, प्रेशर। समझे इस रिएक्शन को, क्या ये लाइन समझ में आ रहा। अगर हम लोग किसको, वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखते हैं, वॉल्यूम वेरिएबल होगा, तो अगर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो वो इसको क्या करेगा, नलीफाई कर देगा, और नलीफाई कर देगा तो प्रेशर का इफेक्ट उधर के आसपास रह जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको मिलता है ना, ये कब मिलता है, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है नहीं है, तो इसको तुमको मान के चलना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट के बारे में बात करें, अनलेस अगर जब तक ये गिवन ना हो कि प्रेशर वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था केपी का या क्यूपी को। तो क्यूपी इज बेसिकली इक्वल टू क्या होता है, के एन पी टोटल बाय एन टोटल का पावर डेल्टा एन जी। ये एक थोड़ा सा यूनिक सा फॉर्मूला है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम लोग इस चैप्टर में यूज करते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल है, खास करके ली चैटलर प्रिंसिपल को समझने के लिए। तो क्यूपी क्या है, आपका रिएक्शन कोसेंट है, के एन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स है, पीटी इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, एनटी इज टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा एनजी इज द डिफरेंस इन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। डेल्टा एनजी आप समझते होंगे कि डेल्टा एनजी बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ये चीजें ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं डेल्टा एन जी, तो ये क्या होता है, समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये उसके बराबर होता है। के एन कांस्टेंट है। अब इसमें भी अलग अलग चीजें हैं कि जो प्रेशर में जो चेंजेस, अच्छा ये एन टोटल भी कांस्टेंट हम लोग मान के चलेंगे, दैट इज ना तो मोल इसमें ऐड हो रहे ना ही लीकेज हो रहे हैं। तो ये जो क्यूपी है, क्यूपी का रिलेशन किससे हो रहा है, पीटी और डेल्टा एनजी से। तो देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और साथ साथ में ही ये भी ऐड कर लो, एंड कांस्टेंट एन टोटल। तो इस केस में क्यूपी इज देखो प्रोपोर्शनल टू पी टोटल का पावर डेल्टा एनजी होगा क्या, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है आपको। क्योंकि के एन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो के एन हमेशा कांस्टेंट होगा, एन टोटल को हमने कांस्टेंट ले लिया, तो क्यूपी इज प्रोपोर्शनल टू पी टोटल का पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एनजी। मतलब डेल्टा एनजी में और पीटी में जो वेरिएबल होगा उसी की वजह से रिएक्शन के डायरेक्शन में चेंज होगा। तो यहाँ पर क्यूपी इज प्रोपोर्शनल टू पी टोटल का पावर डेल्टा एनजी है, ठीक है। अब यहाँ से 3 केस लेकर के हम लोग चलेंगे अलग अलग केस में। पहला देखो केस 1। केस 1 क्या कह रहे हैं कि डेल्टा एनजी जो है 0 है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जहां पे डेल्टा एनजी क्या है आपका 0 है। एक एग्जांपल देखो, सबसे पॉपुलर यही आपको दिखता होगा, H2 ऑफ गैस प्लस I2 ऑफ गैस, ये कन्वर्ट किस में हो रहा, 2HI ऑफ गैस। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है देखो 2, और रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे 1 + 1, तो डेल्टा एनजी 0 है। इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर देंगे तो डेल्टा एनजी 0। वैसा ही एक और रिएक्शन है, जैसे देखो कार्बन सॉलिड प्लस O2 ऑफ गैस। इस केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, CO2 ऑफ गैस। तो देखो प्रोडक्ट में यहाँ पर मोल है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज इन सॉलिड फॉर्म। तो डेल्टा एनजी इस केस के लिए भी क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो अगर डेल्टा एनजी 0 है तो क्यूपी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पी टोटल का पावर 0।
इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब है कि इस केस में इस पर प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, प्रेशर आप बढ़ा दे घटा दे, इफ डेल्टा एन जी इज 0 तो नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि अगर डेल्टा एन जी इज 0 देन नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। समझे इसको? मतलब प्रेशर इंक्रीज कर दो, प्रेशर डिक्रीज कर दो, तो उसके रिएक्शन के डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पी टोटल वाली चीजें क्लियर है व्हेन डेल्टा एन इज 0। सेकेंड है, ये सब केस आपको सीखना होगा। तो देखो यहां पर हम डिस्कस करें नेक्स्ट, दैट इज डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव। डेल्टा एन जी पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि इस केस में जो टोटल सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होगा वो किससे ज़्यादा होगा? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तभी तो उसको हम क्या मानेंगे? डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल 2NH3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? N2 और 3H2 में। तो इस केस में हम लोग देखते हैं अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो QP इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बताओ? P टोटल। तो इस केस में देखो क्या होगा कि अगर टोटल प्रेशर बढ़ाते हैं तो QP भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। QP किससे आगे निकल जाएगा? बोलो KP से। तो किसको फिर क्या आना पड़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन आना पड़ेगा। समझे इसको? उसी तरीके से मान लो इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है, P टोटल आप कम कर दिए, P टोटल कम करने पे QP क्या हो जाएगा? ये भी कम हो जाएगा। तो QP कम हो जाएगा तो QP इज लेस देन क्या हो जाएगा? KP। और कम हो जाएगा तो फिर उसकी तरफ बढ़ना चाहेगा तो कैसा डायरेक्शन हो जाएगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। समझे इसको कि कब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, कब बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कब फॉरवर्ड होगा, कब बैकवर्ड होगा व्हेन डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव। एक एग्जांपल देखो लेते हैं हम लोग, शायद आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या है? NH3 ऑफ गैस है, ये 2 मोल्स, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? तो N2 ऑफ गैस प्लस 3H2 ऑफ गैस। तो देखो डेल्टा एन जी इसका पॉजिटिव है, टोटल सम ऑफ मोल्स क्या है? 1 + 3 दैट इज 4, और ये 2 4 - 2 पॉजिटिव। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या हो रहा है? बैकवर्ड। एकदम सही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 मोल्स जो है कन्वर्ट किस में हो रहा है? 4 में। मतलब 2 मोल्स है 4 मोल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये मतलब उसके एक प्रकार से मोल्स बढ़ रहा है, एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहा है। और उस केस में अगर आप प्रेशर, जैसे ये नीचे ये बढ़ना चाह रहा है और प्रेशर आप लगा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा? ये बैकवर्ड आ जाएगा। तो यही चीज है कि प्रेशर बढ़ाने पे क्या आ रहा है? बैकवर्ड आ रहा है। नेक्स्ट दूसरा देखो कि अगर मान लो ये 2 से 4 जाना चाह रहा है, मतलब ये फैलना चाह रहा है, तो अगर आप प्रेशर आप कम करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कम रखोगे तो ये किधर की तरफ जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ। इसलिए देखो बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं वो हाई प्रेशर में होता है, बहुत सारे रिएक्शन क्या होते हैं? लो प्रेशर में। तो इस टाइप के रिएक्शन जहां पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव है वो फेवरेबल कब है? दैट इज लो प्रेशर में। तो ये समझे इसको। इसमें थर्ड और लास्ट जो हम लोग डिस्कस करें, केस 3, कि डेल्टा एन जी जो है निगेटिव है। डेल्टा एन जी निगेटिव कब होगा? व्हेन द सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन सम ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये निगेटिव। तो इस केस में अब देखते हैं कि ये किस प्रकार प्रेशर में चेंज आता है। तो देखो QP इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? P टोटल का पावर डेल्टा एन जी। क्या हो जाएगा? डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी बेसिकली इसका क्या होगा? निगेटिव। तो निगेटिव है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? QP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? P टोटल होगा, क्योंकि डेल्टा एन जी निगेटिव तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब इस केस में अगर हम लोग ऐसा काम करें, देखो P टोटल अगर बढ़ाते हैं तो QP क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो QP किससे कम हो जाएगा? KP से। कम होगा तो किधर की तरफ जाना चाहेगा? उसकी तरफ। तो कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट देखो कि P टोटल अगर कम कर दे तो QP क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो QP किससे आगे निकल जाएगा? KP से। तो क्या रिएक्शन आना पड़ेगा? ये बैकवर्ड रिएक्शन आना पड़ेगा। समझे इसको? अब एक एग्जांपल लेते हैं, सेम वही नाइट्रोजन वाला ही एग्जांपल हम लेना चाह रहे हैं सो दैट कि आपको क्लैरिटी रहे। तो N2 ऑफ गैस है और ये क्या हो रहा है? 3H2 ऑफ गैस। ये कन्वर्ट किस में हो रहा है बताओ? 2NH3 ऑफ गैस। तो इस बार देखो 2 मोल क्या है? प्रोडक्ट है, और ये 4 मोल क्या है? रिएक्टेंट। कैसे? 3 और 1 ही
तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो 4 मोल है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस होकर के 2 में आना चाह रहा है। तो जब 4 2 में आएगा, 4 को क्या करना है, 2 में लाना, तो ये कब होगा, हाई प्रेशर में। तो देखो हाई प्रेशर में फॉरवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जब प्रेशर हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, कब ज़्यादा से क्या हो जाएगा, कम। तो ये किधर की तरफ हो जाएगा, 4 से 2 की तरफ जाएगा, तो ये फॉरवर्ड जाएगा, अदरवाइज क्या आएगा, ये बैकवर्ड आएगा। तो ये चीज़ें समझ में आपको। तो ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट लिखना इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। चलो, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों ने क्या लिखा है, इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। सर वाई इनर्ट गैसेस, अपने इनर्ट गैसेस के बारे में ही यहाँ पे क्यों लिखा, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ठीक है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, इस प्रकार के रेडॉन है, बट इन सब को ऐड नहीं करते। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, ठीक है। इनर्ट गैसेस को ऐड करने का रीजन ये है कि इनर्ट गैस जो केमिकली उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इनर्ट गैस केमिकली नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसको एडिशन कर देंगे तो केमिकली कुछ नहीं करेगा, बट इसका जो एडिशन है वो क्या इंक्रीज कर देगा, टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। तो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस will not affect chemically but will increase the total moles of the mixture। किसको बढ़ा देगा बताओ, एन टोटल को बढ़ा देगा, ठीक है। मतलब इसको ऐड कर रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, एन टोटल को वो क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, यही काम करता है। तो इसलिए देखो क्या है ना कि एक चीज़ हम आपको इन्फॉर्मेशन, जीके का इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि जितनी भी बहुत सारी किताबें हैं, जो पुरानी किताबें, 1000 साल पुरानी किताबें हैं, 500 साल पुरानी किताबें, इनको म्यूजियम में जो सेफ रखते हैं ना, वो उसको क्या करते हैं कि उसको जैसे किताब को रखे और उसको हीलियम का एक चैम्बर बना करके रखते हैं, और हीलियम के चैम्बर में उसको भर के रखते हैं कि सो दैट कि किताब जो है इनर्ट ही रह जाए अगले हजारों सालों के लिए। नहीं तो देखना कि तुम्हारे घर पे जो किताबें होंगी, जो 20 साल 25 साल पुरानी किताबें होंगी, वो धीरे धीरे करके येलो हो जाता है, और ऐसा है कि पेज पलटो तो पेज फट भी जाते हैं। लेकिन अब ये जो पुरानी किताबें हैं उसको कैसे उसको फिल करके रख रहे हैं, दैट इज हीलियम वगैरह में, सो दैट कि उसको केमिकली उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, समझे। तो यही कह रहे हैं कि इनका जो प्रेजेंस है वो क्या करेगा, टोटल मिक्सचर को बढ़ा देगा। हाँ, यहाँ भी ये चीज़ें ध्यान में रखना कि ये जो चीज़ें पढ़ते हैं एट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर को वेरिएबल नहीं करोगे, क्योंकि इस तरीके से। तो हम लोगों को देखो पढ़े क्या है, QP इज प्रोपोर्शनल टू P टोटल बाय N टोटल का पावर डेल्टा NG, मतलब QP इज इक्वल टू K इस तरीके से। जब P टोटल भी क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो यहां पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, QP इज प्रोपोर्शनल टू N टोटल का पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा NG। और इसी चीज़ों से हम लोग सीखेंगे, इसी चीज़ों से सीखेंगे कि एडिशन ऑफ नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस करने से किस प्रकार का रिएक्शन में चेंज आता है, ठीक। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, केस 1 अगर हम लोग उठाएं, केस 1 मतलब इफ डेल्टा NG इज 0, डेल्टा NG 0 आपने देखा था कुछ रिएक्शन में हम लोग लिखे थे, तो अगर डेल्टा NG 0 होगा तो इसका पावर 0 होगा। तो इसका मतलब है कि QP इज प्रोपोर्शनल टू 1/n टोटल का पावर क्या हो जाएगा, 0, दैट इज 1, मतलब कांस्टेंट। तो इस केस में अगर डेल्टा NG 0 है तो एडिशन ऑफ नोबल गैसेस है ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना ही रिएक्शन क्या जाएगा, बैकवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स की किताब का प्राइस बढ़ जाए तो तुम्हारे पॉकेट पे क्या असर पड़ेगा, तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे कि तुम्हारे बेनिफिट हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं। तो ये वही चीज़ कह रहे हैं कि इस केस में अगर हम बात करते हैं एडिशन ऑफ नोबल गैसेस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, तो क्या होने वाला है, क्या लिखोगे, नो इफेक्ट, किसी प्रकार का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये केस 1 क्लियर है, क्योंकि डेल्टा NG क्या आपका, ये 0। इसी तरीके से अब हम लोग आते हैं केस 2 में, इफ डेल्टा NG इज पॉजिटिव। डेल्टा NG कब पॉजिटिव होता है ये मैंने आपको सिखा दिया।
व्हेन द टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। तो उस केस में अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो देखो QP इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/n टोटल का पावर, ये पॉजिटिव है। तो ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस n टोटल बढ़ेगा। अगर इनर्ट गैस ऐड करते हैं n टोटल बढ़ेगा, n टोटल बढ़ेगा तो QP क्या हो जाएगा, तो QP किससे कम हो जाएगा, KP से। तो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें लग रहा है तुम समझ गए होगे इसको कि इस केस में अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो नोबल गैसेस ऐड कर देंगे तो रिएक्शन किधर किधर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझे इसको। इसी का रिवर्स हो जाएगा किस में, केस 3 इफ डेल्टा Ng इज निगेटिव। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है कि QP इज प्रोपोर्शनल टू 1/n टोटल का पावर निगेटिव। इसको क्या क्या हो गया, QP इज प्रोपोर्शनल टू n टोटल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, अगर ऐड करते हैं तो n टोटल ऑब्वियसली बढ़ेगा, टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। तो n टोटल जैसे बढ़ेगा, n टोटल बढ़ेगा तो QP क्या हो जाएगा बताओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, ये भी बढ़ जाएगा। तो QP किससे आगे निकल जाएगा, तो बेचारे को क्या आना पड़ेगा। तो गलती से भी इस प्रकार के रिएक्शन में नोबल गैसेस हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो नोबल गैसेस ऐड करने का फायदा कहाँ पर है, वेयर डेल्टा Ng इज पॉजिटिव। तो हमें लग रहा है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, फोर्थ वन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में आता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है ना, दोनों चीजें कर सकता है, बट हम लोग नॉर्मली बात किसके लिए करते हैं, बढ़ाने के लिए। तो अगर कैटलिस्ट का अगर उसमें एडिशन होता है तो वो क्या करेगा, टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर को क्या करता है, इस तरीके से रिएक्शन को फास्ट करता है या स्लो करता है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट विल नॉट इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट विल नॉट इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ना तो फॉरवर्ड ले जाएगा ना बैकवर्ड ले जाएगा। वो क्या करता है, रिएक्शन को अचीव कराने में हेल्प करता है। मान लो कोई एक रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम 30 मिनट में फॉर्म करेगा, तो ये कितने देर में फॉर्म करेगा बताओ, हो सकता है कि 20 मिनट में इक्विलिब्रियम फॉर्म करा दे। तो कैटलिस्ट विल, है ना, इसको लिखना है, इसको catalyst will not change the direction of reaction as well as the value of की equilibrium, है ना, उसको भी चेंज नहीं कर रहा है, बट it will help to get equilibrium earlier या अर्ली। समझे, जिस इक्विलिब्रियम को पहुंचने में आधा घंटा लग रहा था ये 25 मिनट पहुंचा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मानते हैं कि अगर मतलब पर्सनली अगर हम बात करें तो हम भी एक कैटलिस्ट की तरह है। जिस टॉपिक को पढ़ने में आपको 2 घंटा लगता है, सेम टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे में समझाने का काम करते हैं। तो हमारा भी किस तरीके से काम करे बस यही, बट हम आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकते हैं, बढ़ा भी नहीं सकते हैं। इस बात को समझना, मेरे में कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि हम आपके सिलेक्शन को रोक दें कि जो बच्चा हमसे पढ़ेगा उसी का होगा, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका नहीं होगा, ये कोई नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आपको जो टॉपिक समझने में 2 घंटा लग रहा है उसको हम 1.5 घंटे में करा देंगे। तो कैटलिस्ट किस तरीके से वर्क करता है समझ में आपको। कैटलिस्ट के बारे में पूरे डिटेल्स में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 5th वन हम लोग पढ़ते हैं वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर किस प्रकार से रिएक्शन को के डायरेक्शन को चेंज करता है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा
कि हमने स्टार्टिंग से बताया था कि जो के इक्विलिब्रियम के वैल्यू हैं उस वैल्यू को ना तो कंसंट्रेशन चेंज करता, ना प्रेशर चेंज करता, ना कोई अदर पैरामीटर चेंज करते हैं। तो अगर के इक्विलिब्रियम के वैल्यू को कोई भी चेंज करता है तो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? टेम्परेचर। मतलब ये हम लोग कहते भी कि के इक्विलिब्रियम को भगवान ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ, दैट इज इसकी वैल्यू को कौन चेंज करेगा? सिर्फ टेम्परेचर। आपने देखा होगा रिलीजियस क्या कहते हैं सीरियल वगैरह में कि भगवान ब्रह्मा अगर किसी राक्षस को वरदान देते थे तो एक रख लेते थे जो उसकी मृत्यु का कारण बनता था। तो उसी तरीके से टेम्परेचर को भी यहाँ पर क्या है, एक वरदान इस तरीके से मिला हुआ कि भाई टेम्परेचर ही चेंज कर सकता है उसको, इसके अलावा के इक्विलिब्रियम को और कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। तो इसमें एक थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको एक इक्वेशन पढ़ाया था, वेंट ऑफ इक्वेशन। तो वेंट ऑफ इक्वेशन का जो फॉर्मूला था ये कुछ ऐसा था, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R, और ये क्या था 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये चीज़, ये वेंट ऑफ इक्वेशन हमने थर्मोडायनेमिक्स में आपको इसको पढ़ाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ डेरिवेशन के साथ में। तो अब अगर इस चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इसका हेल्प लेना चाहते हैं, है ना, इस टॉपिक का हेल्प लेना चाहते हैं कि अगर हम सपोज करते हैं कि सपोज दैट T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 किससे बड़ा है? T1 से। इसका मतलब है वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 है देन दिस टर्म जो है वो क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव की ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑलवेज पॉजिटिव। केमिस्ट्री में ऑलवेज लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करें, इसको हम ऑलवेज पॉजिटिव करें। तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया। अब ये इसका पॉजिटिव होना या निगेटिव होना किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा एच पर, ठीक है। तो देखो इसी चीज़ों को अब हम लोग कहते हैं कि इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि कैसा रिएक्शन है? बोलो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा आपका। तो ये पॉजिटिव होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, log K2 बाई K1 इज ग्रेटर देन 0। अरे भाई ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 है, तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो log K2 बाई K1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? log 1, क्योंकि log 1 0, तो log log कैंसिल हो जाएगा। तो log log कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? K2 बाई K1 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया? K2 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1। कुछ समझे कि नहीं इस बात को? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर हम बढ़ाएं क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही ले लिए थे, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे, टेम्परेचर बढ़ाने पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। इससे पहले रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा था, बैकवर्ड जा रहा था, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, बट अब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ रहा है। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ रही है। इसीलिए देखो कभी भी जब हम ये चीजें पढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ पर ना, इस लाइन को आपको याद भी रखना पड़ेगा, साथ साथ लिखो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट, कब होगा? हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है, कब फेवरेबल होते हैं? हाई टेम्परेचर पे। एक छोटा सा प्रोसेस ही लेते हैं, देखो कि H2O जो है पानी सॉलिड के फॉर्म में है और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? H2O लिक्विड में। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पर है। तो सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा? ये देखो क्या है कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉलिड जब हम बात करें आइस मेल्ट करता है तो एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक फेवरेबल कब होता है? लो टेम्परेचर में कि हाई टेम्परेचर में? हाई टेम्परेचर। इसका एक एग्जांपल है। तो ये टर्म समझ में आपको सभी लिख ली इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़े।
सेकेंड वन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? डेल्टा एच निगेटिव होता है। अब देखो क्या है, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव था, तो डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके ऊपर में वर्क करेंगे। इट मीन्स log 10 बेस K2 बाई K1 इज लेस देन क्या हो जाएगा? 0। अब इसको सॉल्व करिए तो K2 बाई K1 इज लेस देन क्या हो जाएगा? log 1, log log कैंसिल, तो K2 बाई K1 इज लेस देन 1, तो K2 इज लेस देन क्या होगा? K1। तो इस केस में देखो हुआ क्या, हमने टेम्परेचर को क्या किया? बढ़ाया, और बढ़ाने पर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, कम हो गई ना यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि रिवर्स है, कि अगर हम टेम्परेचर को कम करें तो K इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए यहां पर अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे बताओ? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट क्या होगा? लो टेम्परेचर। ये याद रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, H2O है गैस के फॉर्म में, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? H2O लिक्विड। ये बेसिकली गैस कंडेंस हो रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये बताओ कि गैस कंडेंस होकर के लिक्विड में कब फॉर्म होता है? हाई टेम्परेचर में कि लो टेम्परेचर में? ऑब्वियसली लो टेम्परेचर में। तो ये जो है, इसी चीज़ों को हम लोग कह रहे थे थर्मोडायनेमिक्स वाली चीज़ें। क्लियर है? तो देखो अभी तक जितने भी टॉपिक हम पढ़ाएं आपको सबको दो दो तरीके से पढ़ाएं, सबको दो दो तरीके से पढ़ाएं। मतलब कंसंट्रेशन वाले टर्म को भी कैसे क्यूसी से जोड़ना है, कैसे उसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट जोड़ना है। प्रेशर वाले टर्म को भी दो तरीके से बताएं, एक क्यूपी के फॉर्म से एक मोल बढ़ रहा है कम हो रहा है, इस तरीके से। इसको भी एक तरीके से भी बताएं, एक और तरीके से बताएंगे। वो तरीका अगर याद है तो और आसान हो जाएगा। देखो ये एक स्टेटमेंट है, इसको ये ध्यान में रखना। ये क्या कहता है कि अगर किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसका एनर्जी हाई है। समझे इस बात को? तो ये क्या कहना चाह रहा है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the reaction will go in that direction, where energy या enthalpy is high। ये लाइन याद रखना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या है? हाई है। समझे इसको? अब देखो जैसे समझाते हैं। इस केस में ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। ये क्या है? एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, टाइम। इस केस में बताओ इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? ये इंडोथर्मिक है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या आपका? हाई है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो अगर यहां पर एक चीज आपको दिख रहा है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो किसकी तरफ जाएगा? बोलो। टुवर्ड प्रोडक्ट साइड, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है। हम क्या कह रहे हैं? रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे उस डायरेक्शन में जाएगा जिसकी एनर्जी हाई है। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो किधर जा रहा है? टुवर्ड द प्रोडक्ट जा रही है। तो टुवर्ड द प्रोडक्ट के जाने का मतलब है कि यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो हम सिखाना चाह रहे थे तुम सीख गए। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो एक्सोथर्मिक, ये एनर्जी और ये टाइम, ठीक है। अच्छा इस बार क्या दिखाई दे रहा है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ क्या है आपका? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट।
तो इस केस में अगर हम क्या करें कि टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दिए, तो ये किसकी तरफ आएगा? टुवर्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब है कि कैसा रिएक्शन आ रहा है? बैकवर्ड। तो इस केस में के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज कर जाएगा। समझे इस टॉपिक को, है ना? तो देखो यहाँ पर ली चैटलर प्रिंसिपल जो था वो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आइसोट्रॉपिक वाली चीज़ें आएगी, उस चीज़ों को हम समझाएंगे अभी यहाँ पर, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म पे समझाते हैं।